जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में मैं सारे डेरिवेशन वन शॉट वीडियो में करने वाला हूं, तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा। लास्ट तक देखिएगा एंड वी विल स्टार्ट विद द पहला टर्म है हमारा एसी सर्किट्स। एसी मतलब क्या होता है? एसी मींस अल्टरनेटिंग सर्किट्स। अल्टरनेटिंग सर्किट है। और इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो एसी जनरेटर है। अब एसी जनरेटर क्या है ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैं थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। तो ऑलरेडी हमने, या मैं पीक वैल्यू पे वापस आऊंगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है और एसी क्या है, कि एसी करंट क्या है जो साइन का फंक्शन फॉलो करता है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है एसी करंट। डायरेक्ट करंट ये है जिसमें हमने सपोज एक बैटरी ले लिया, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव है और ये किसी सोर्स से कनेक्टेड है। आई कैन से कोई लोड है या रेजिस्टेंस है, इट इज कनेक्टेड विद आर। तो ये डीसी सोर्स हुआ। बैटरी जो है वो क्या हुआ? डायरेक्ट करंट का सोर्स हुआ। और हमें जो पढ़ना है वो एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब जो भी करंट सोर्स है वो कौन सा है? एसी का है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो जैसे ये ग्राफ है, इसको हम लोग लिखते हैं कि इट इज नथिंग बट E इज इक्वल्स टू, अगर हम ईएमएफ की बात करें तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो साइन का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी, ये क्या इंडिकेट करता है हमें? एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट, साइन का फंक्शन। बिकॉज इट इज नेवर एंडिंग, ये यहां से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल में ये करंट यहां पहुंचा एंड वापस ये यहां से स्टार्ट हुआ एंड गोज ऑन कंटिन्यूअसली। तो ये हमारा एसी साइकिल है। अच्छा, जैसा हमने बताया कि एक साइकिल जब भी कंप्लीट होता है, whenever one cycle completes, एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो ये यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां से यहां तक। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? पहले क्या था? 0 था और यहाँ पे 2 पाई हो गया है। ठीक है, इस पार्ट का हमें ध्यान रखना है। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो एज आई कैन से एसी सर्किट, तो एसी सर्किट मिलेगा कैसे? E इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉरी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का टर्म था जो मुझे लिखना था और मैंने नहीं लिखा। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। या करंट जब भी हमें लिखना रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं करंट को? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये टर्म आया कैसे? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म हमने पढ़ा है। सिंपली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इसके लिए बी डॉट ए हमने पढ़ा, बी डॉट ए, या फॉर एन टर्म्स इट विल बी एन ए बी कॉस ओमेगा टी। और ए डॉट बी क्या होता है? इट इज बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। एंड अगर मैं बात करूं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये टर्म क्या हो जाएगा? फाई विल बी एन ए बी कॉस थीटा, या दिस आल्सो कैन बी रिटन एज एन ए बी कॉस थीटा इज कॉस ओमेगा टी। ये हमारा फ्लक्स हो गया फाई, ये फ्लक्स का टर्म हो गया। अभी अगर हम बात करें आगे कि हमें सपोज क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ईएमएफ, यहाँ एसी सोर्स का ईएमएफ, क्योंकि हमने एसी सोर्स के लिए ही पढ़ा है। एसी सोर्स में पढ़ा है कि एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी का और उसके बीच में कॉपर का कॉइल है विच इज बाइंडेड विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो फ्लक्स लिंक इन इच कॉइल वो हमने निकाल लिया। तो हमें पता है कि ईएमएफ, ई का जो टर्म है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू
माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऑलरेडी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो इट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, बट फाइव का टर्म हमारा ये है, तो इट बिकम्स एन ए बी कॉस ओमेगा टी, एन ए बी कॉस ओमेगा टी। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और ये माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और ओमेगा टी, तो मैं एक टर्म ऐसे ले लेता हूं कि माइनस एन ए बी, ये कांस्टेंट हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब ये सिर्फ अगर कॉस टी होता तो कॉस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाता, माइनस साइन टी, लेकिन ये कंपोजिट पार्ट है, ओमेगा भी है इसके साथ में, तो ओमेगा टी का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी माइनस एन ए बी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, सो वी गेट एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये जो टर्म है, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू, इस टर्म को हम ई नॉट ले लेते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमें एसी सर्किट का ईएमएफ मिल गया, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे हमने ये एज्यूम किया है कि NAB ओमेगा इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच इज ई नॉट। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ई नॉट इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा, दिस टर्म। तभी एंटायर टर्म की जगह क्या आ गया हमारा, ई नॉट आ गया। ठीक है, तो ये किसके लिए है, इट इज द EMF ऑफ एन AC सोर्स। अब हम वापस बात करें, जो यहां पे हम लोग बोल रहे थे कि AC सोर्स का पीक वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। अब हम अगर AC सोर्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वे, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है EMF का, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। तो peak value of an alternating current or EMF is the maximum value of the current or EMF in either direction. So this is the peak value of an AC circuit, जो हमारा E नॉट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक और टर्म है इसमें, दैट इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब वापस से अगर मैं एसी की बात कर रहा हूँ, एसी साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो एसी साइकिल में हमें पता है कि ये एक एसी साइकिल कब कंप्लीट होगा, वो चाहे हम ईएमएफ की बात करें या करंट की, तो इट इज गोइंग टू कंप्लीट ओवर हियर। ये जीरो है, दिस इज 2 पाई, ये 2 पाई है, और ये ऑफ कोर्स पाई हो गया। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू चाहिए। तो मीन वैल्यू के लिए हमें ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो इसका एवरेज चाहिए, तो एट दिस वन 0 to पाई होगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज द रेंज फ्रॉम 0 to पाई, कहां से कहां तक, ये साइन का फंक्शन है ना, आई कैन से चाहे EMF लिखें या जो भी हम लिखें, उसका ये साइन का फंक्शन है। तो एक साइकिल हमारा 0 to 2 पाई कंप्लीट हुआ, बट एवरेज चाहिए तो 0 to पाई हम लोग ले लेंगे। तो यही है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और रेंज, दैट इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC। तो आई कैन से आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो जिसका भी हम लोग ले लेंगे। तो यहां मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं करंट और इसका वैल्यू, तो सिंपली इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहां हमने साइन लिया है, वो करंट के लिए भी वही होगा और EMF के लिए भी वही होगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और कहां से कहां तक, 0 to पाई। सो इट विल बी, एंड अपॉन एंगल का टर्म जो है वो क्या है हमारा, डी थीटा है, फ्रॉम 0 to पाई। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया फ्रॉम 0 to पाई। अब यहाँ पे हम लिमिट सब्सटीट्यूशन कर लें,
अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये अपर लिमिट के लिए मिलेगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट में थीटा के जगह अपर लिमिट हम डाल रहे हैं तो पाई माइनस जीरो, राइट। तो ऊपर का क्या मिला, कॉस जीरो 1 होता है और कॉस पाई क्या होता है, -1। तो यहां मिला, हमें मिला दिस फर्दर वी विल गेट कॉस पाई क्या होता है -1, और माइनस कॉस पाई माइनस होता है तो माइनस ऑफ -1 करना हमें, -1 प्लस कॉस माइनस कॉस जीरो इज 1, एनीवे कॉस जीरो इज 1 एंड कॉस पाई इज -1। तो ये माइनस ऑफ माइनस हमें मिल गया, हाँ ये 1 हो गया, -1 हो गया, ये -1 हो गया, और तो ओवरऑल -2 हो गया, बट हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं 2/पाई, तो नीचे पाई आ गया, तो इसका एवरेज जो वैल्यू है वो है 0.637। दिस इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एन एसी, और एसी ईएमएफ के लिए भी यही आएगा और करंट के लिए भी यही आएगा, तो वी कैन राइट अबाउट दिस वन। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दैट इज दिस पार्ट वी हैव, क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये हमारा एसी साइकिल है, आई कैन से लाइक दिस, ये एसी साइकिल है, और चाहे जिसका हम ले लें, ये साइन का फंक्शन है, तो ये पीक वैल्यू है। अगर मैं ये करंट का एक्सिस लेता हूं और ये टाइम का एक्सिस लेता हूं, तो पीक वैल्यू कहां पे आएगा, यहाँ पे, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू। लेकिन एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा कंसर्न है। तो इसको मैंने स्टार्ट किया है कि सबसे पहले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और जो डायरेक्ट वैल्यू है उनमें क्या रिलेशन है, मैं यहाँ पे उसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि आप समझिए कि एक सर्किट है, ये सर्किट कौन सा है, जिसमें रेसिस्टेंस है, और एसी सर्किट है ये। तो एसी सर्किट के लिए अगर हम करंट की बात करें तो करंट को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स हमारा डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स के लिए हमें क्या मिला, डीसी सोर्स के लिए हमने यहाँ हीट निकाला है दोनों के लिए, ये तो ठीक है करंट है, बट यहाँ करंट क्या है, दैट इज आई, ये करंट आई है, और वही करंट, अब दोनों में क्या करंट फ्लो हो रहा है उनका वैल्यू हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टार्ट किया है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है डीसी सर्किट में वो क्या होता है, I²RT। तो और एसी सर्किट के लिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको, कि इसका जो एवरेज वैल्यू है एसी सर्किट का, दैट इज IRMS, रूट मीन स्क्वायर इनटू RT। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, इस टर्म को हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट, ये हीट प्रोड्यूस है कि इस सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज I²RMS इंटू RT, बिकॉज हमने पढ़ा है हीट H इज इक्वल टू I²RT। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, I²RDT, इस टर्म को। तो पूरा हीट निकालना है तो हम क्या करें, उसको इंटीग्रेट करें। ये हम सॉरी, ये हम लोग डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी में वैल्यू ऑफ एच ये है, इसको डिफरेंशिएट किया तो डीएच क्या हो गया, I²R इंटू डी टी। और हमें पूरा हीट निकालना है तो हम क्या करें, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लें, और कहां से कहां तक करें, 0 टू टी, क्योंकि 0 ये है और जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो टाइम पीरियड टी है, तो लिमिट कहां से कहां अप्लाई करना हमें, 0 टू टी। तो 0 टू टी ऑफ I²RT,
और ये टर्म हो गया 0 to t ऑफ आई स्क्वायर आर टी, बट आई क्या है, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी के लिए क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह हम क्या वैल्यू डाल दें, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू इंटू आर, ये कांस्टेंट है, और हमें मिला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब अगर मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखूं, ये इंटीग्रेशन, अब इतना टाइम है, या तो आप अप्लाई करो या तो डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में सोचिए। डायरेक्ट रिजल्ट अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, तो ये वैल्यू हमें मिलता है t/2। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t/2। तो इसको हम लोग एज अ रिजल्ट याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी इज t/2। तो यहां ये टर्म हो गया आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू t/2, सॉरी, इंटू t/2। ये हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, जो कि एच हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी विल बी t/2। हालांकि अगर लेंदी वे हम लोग इसको करना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके फिर वो अलग अलग टर्म इंटीग्रेट करके अगर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज t/2। तो इट इज बेटर टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, हम लोग ये रिजल्ट याद रखें। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल गया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये डीसी के लिए हमने निकाला, एज आई इनिशियली से कि डीसी वाला टर्म लेके हम इसको डिफरेंशिएट किए, फिर इंटीग्रेट किए, तो ओवरऑल करंट हमें क्या मिल गया, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू t/2। और यहाँ एसी के लिए ऑलरेडी हमने एवरेज करंट या आई स्क्वायर आरएमएस वाला जो हीट प्रोड्यूस होता है एसी से, वो हमने निकाला है। क्योंकि यहाँ करंट फिक्स नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया है, आई स्क्वायर आरएमएस। तो अभी हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हम लोग को, कंपेयर करें तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू t/2। तो आर टी गेट कैंसल, हम लोग को मिला आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई आर एम एस मिल गया कितना, आई आर एम एस मिला आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई √2, क्योंकि स्क्वायर है दोनों साइड का है तो इधर का स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर गेट कैंसल। तो आई आर एम एस क्या मिल गया, आई नॉट बाई √2। एंड 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707। तो हमें एक और रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया कि दिस मच टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये आई आर एम एस इज आई नॉट बाई √2 or it is equals to 0.707 times of I naught. Reason is that since 1 by √2 is 0.707। तो ये एंटायर पार्ट हमने कर लिया, ठीक है, फाइन। तो ये एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन, ये IRMS वैल्यू हमें मिल गया, फाइन। So next we'll talk about next part, different types of AC circuits, different types of AC circuit। अब AC circuits में कौन कौन, बेसिकली AC circuits में कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग
यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, और दूसरे में जो जिसमें कैपेसिटर है, और तीसरा जिसमें इंडक्टर है। तो हम लोग वन बाय वन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस है। तो सिर्फ रेसिस्टेंस है इसमें। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स, पहला हमने इसमें मेंशन किया हुआ है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। तो हमने क्या लिया, एक रेसिस्टेंस लिया, ये रेसिस्टेंस है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स, और एसी सोर्स का ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। रेसिस्टेंस आर है और ईएमएफ क्या है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अलग से सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट वी कैन राइट कि कंसीडर एनी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट और रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स, दैट्स ऑल। तो यहां हम देखें कि ईएमएफ वी हैव, सिंस वी हैव व्हाट, ईएमएफ ऑफ एसी सर्किट E is equals to E naught sin omega t. This is our equation 1. और हमें ये तीनों में करना क्या है, पहले तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि इन तीनों रेसिस्टिव सर्किट में हो, चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो या प्योरली रेसिस्टर हो, तीनों में हमें अगर ईएमएफ पता है तो करंट निकालना है, और करंट पता है तो ईएमएफ निकालना है। दैट मच वी हैव टू डू, इतना ही करना है हमें। और रेसिस्टेंस निकालना है, फिर उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तीन चीजें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईएमएफ हमने बता दिया कि ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब करंट चाहिए, क्योंकि बताया है या तो ईएमएफ नोन रहेगा तो करंट फाइंड आउट करना है, या करंट नोन है तो ईएमएफ फाइंड आउट करना है, बस। और ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फिर से बता दूं यहाँ पे, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू आई आर। बट ये डीसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज वोल्टेज किसमें हम लोग लिखते हैं, डीसी में लिखते हैं। लेकिन हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। तो एसी सर्किट में ईएमएफ आएगा इंस्टेड ऑफ वोल्ट। तो यहां हम V के जगह हर जगह क्या लिखने वाले हैं, E इज इक्वल्स टू आई आर, E इज इक्वल्स टू आई आर। तो आई विल राइट, सिंस E is equals to IR according to Ohm's law. Yeah, according to Ohm's law, I will write. According to Ohm's law. ये Ohm's law है. According to Ohm's law. So, हमें चाहिए करंट, तो I will be E by R. I क्या हो जाएगा, E by R. बट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है E क्या है, इज E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे E के जगह हम क्या डाल देते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो E के जगह E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R हो गया। अब इसी टर्म को यहाँ मैं लिख दू, रीजन सिंस E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। हर जगह रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, बट ठीक है। तो दिस E नॉट बाई आर को हम लोग आई नॉट ले लेते हैं, बिकॉज अगेन अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर या E इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से देखें E नॉट बाई आर है, तो E नॉट बाई आर या E बाई आर क्या है, I है, तो E नॉट बाई आर क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। तो इस टर्म को हम आई नॉट ले लेते हैं। सो दिस बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज व्हाट आई, राइट। यहां पे हम मेंशन कर दें, सिंस E नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू आई नॉट। फिर से बता दूं, E नॉट आई नॉट क्या है, E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखें एसी सर्किट में या प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हमें क्या मिला, करंट भी साइन के फेज में है और ईएमएफ भी साइन के फेज में है। करंट जो है साइन के फेज में है
और ईएमएफ भी साइन के फेज में है, तो दोनों का फेज सेम है और दोनों साइन के फंक्शंस हैं। तो इनके जब हम ग्राफ की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द ग्राफ। तो ग्राफ में हमने ये वाई एक्सिस पे क्या लिया, करंट और ईएमएफ, आई और ई, और ये हमारा थीटा का, ओमेगा टी इज नथिंग बट थीटा, थीटा का ग्राफ है। तो ये दोनों साइन के फंक्शन है, तो दोनों को हमने साइन के फंक्शन से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और दूसरा जो है वो है दिस वन, दिस वन, ये क्या है हमारा ईएमएफ, एंड आई कैन से ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या है हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ ई नॉट के लिए ये पीक वैल्यू ई नॉट है, और करंट के लिए ये पीक वैल्यू आई नॉट है। तो ये हमारा ग्राफ पार्ट हो गया किसका, रेसिस्टिव सर्किट का। अगर एक रेसिस्टेंस एसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है, अब एसी सर्किट क्या है, जो हमारे हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज एसी सर्किट, और उसका आईआरएमएस वैल्यू जो हम लोग सुनते हैं ना कि वोल्टेज सोर्स कितना है, तो जो हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसका वोल्टेज सोर्स कितना है, 220 वोल्ट है, वो 220 वोल्ट उसका आईआरएमएस है, सॉरी ईआरएमएस है वोल्टेज, बट कौन सा, रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि पीक वैल्यू और वो वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो हम हमेशा आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम द ग्राफ, सॉरी डायग्राम फॉर दिस वन, ये इसके लिए डायग्राम हो गया, फाइन। तो हम नेक्स्ट वन पे चलेंगे, तो यहां से एक और टर्म देख ले कि अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ हम लोग एक एजम्पशन कर चुके हैं, रेसिस्टेंस आर निकालना हुआ, तो रेसिस्टेंस आर क्या होगा, तो आई कैन राइट रेसिस्टेंस, इस सर्किट का रेसिस्टेंस, हालांकि हमें पता है कि वो आर है, बट आई विल से सिंस ये वाला टर्म आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, तो आर क्या है, रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से आर क्या है, V बाई आई है या E बाई आई है, तो यहाँ E नॉट और I नॉट के टर्म्स है, इसमें E नॉट और I नॉट के टर्म्स हैं, तो E नॉट बाई आई नॉट क्या हो जाएगा, E नॉट बाई आई नॉट, R इधर चला जाएगा ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू R, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया हमारा, E नॉट बाई आई नॉट। E नॉट एंड I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड EMF, एंड आर इज द रेसिस्टेंस। तो इसका फेजर डायग्राम हम अगर बात करें यहाँ पे, कि हमने क्या बताया था कि ईएमएफ एंड करंट, ये ईएमएफ है ये करंट है, दोनों साइन के फंक्शंस है, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ साइन, तो दोनों का फेज सेम हुआ। तो ये फेजर डायग्राम में जब हम ईएमएफ और करंट ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ईएमएफ हो गया, और करंट का भी एक्सिस एक ही है क्योंकि दोनों सेम फेज में है, राइट, दोनों साइन के फंक्शंस हैं, तो इनका फेज सेम हुआ, और इनके जो ग्राफ होंगे थीटा ओमेगा टी, वो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये उसका फेजर डायग्राम है, ठीक है। तो जो भी नोट्स है, जो भी ये पार्ट है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट पार्ट है एसी सर्किट विद इंडक्टर। अब यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर क्या होता है कि कोई कॉइल है और ये जो है ऐसे ऐसे बाउंड किया गया है, तो ये क्या बन गया, इंडक्टर बन गया। और इसके साथ में मैं करंट एज्यूम कर लेता हूं कि लेट करंट बी आई, करंट क्या है इसका, आई है, आई बी द करंट इन एन इंडक्टर।
तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी बी द करंट in an AC circuit with inductor with inductor। ठीक है, तो यहां हमने स्टार्ट किया कि I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी का टर्म है। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1 से। अब आगे क्या, अब इसमें मैं पहले करंट एज्यूम कर रहा हूं और उसके बाद ईएमएफ निकालेंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, सिंस E इज इक्वल्स टू, क्योंकि करंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ। तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पता है हमें, सॉरी, E इज इक्वल्स टू, सिंस E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, तो करंट का टर्म है। मैं यहां से ऐसा भी कर सकता हूं कि ईएमएफ निकालूं, कि इसको मान लूं कि ये ईएमएफ है। ठीक है, हालांकि ये पार्ट हम अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो दो मेथड है हमारे पास। हम अगर ईएमएफ ले ले तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा करंट के लिए। ठीक है, लेकिन ये पार्ट ज्यादा इजी है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वी कैन से देयरफॉर E इज इक्वल्स टू एल डी बाई डी टी ऑफ आई। बट व्हाट इज आई का टर्म क्या है, यहां पे हमने लिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो इट बिकम एल डी बाई डी टी ऑफ आई, डी बाई डी टी ऑफ आई, बट आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये टर्म हमने लिया है। तो एल आई नॉट कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी वी गेट, हमें क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। सो ये जो है, ये एल आई नॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये मिल गया कॉस ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये वैल्यू देख रहे हैं एल आई नॉट ओमेगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेट E naught is equals to L I naught omega. This I will take it as equation number 2. तो ये टर्म क्या हो गया हमारा, this become E is equals to E naught cos omega t। और अगर हम लोग देखें इसको, मैं इक्वेशन 3 ले लूं, कोई बात नहीं। अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां हमने क्या लिया था, I is equals to I naught sin omega t in equation 1, वो करंट था, और ईएमएफ कॉस मिल गया, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितने का आया, पाई बाय 2 का। तो दिस आई कैन राइट E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा। तो हमें फेज डिफरेंस कितने का मिला, फेज डिफरेंस हमें मिला पाई बाय 2 का। तो अब यहाँ पे हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाय 2 का। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां हमने बताया आई का हमने क्या लिया है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट और ईएमएफ दोनों लैग करते हैं। तो अगर मैंने सपोज ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहां से लिया, दिस इज ईएमएफ का टर्म, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दिस बिकम ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या हुआ, करंट बिकम्स आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, पाई बाय 2 का, बिकॉज ठीक है पाई बाय 2 का है। तो दैट वी हैव टू रिमेंबर, और ये इसका ग्राफ है, और इसी का फेजर डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना हुआ, तो ये ईएमएफ का एक्सिस है
और ये करंट का एक्सिस है, और ये टाइम है, टाइम का एक्सिस है, टाइम। तो हम अगर ध्यान से देखें तो करंट जो पीक वैल्यू है वो आई नॉट यहाँ है, और ईएमएफ कैसा है, यहाँ है। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। तो दिस बिकम द फेजर डायग्राम। ठीक है, मतलब एक दूसरे में फेज का कितने का डिफरेंस है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बिकम्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये फेज डिफरेंस बिकम्स ऑफ पाई बाई टू। ओके, तो याद रखना आपको। आगे मैं एक रूल बताऊंगा आप लोगों को, तरीका बताऊंगा कि हाउ टू रिमेम्बर कि कौन कब लैग करता है, कौन लीड करता है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग रेसिस्टेंस निकालें इसका। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ये कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम अब निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। और ऑलरेडी हमने ये टर्म जो एज्यूम किया है यहाँ पे, ये टर्म जो एज्यूम किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिंस ई नॉट इज इक्वल्स टू, सिंस ई नॉट इज इक्वल्स टू एल आई नॉट ओमेगा, तो हमें रेसिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ करंट है, ईएमएफ वोल्टेज है, ईएमएफ है, करंट है। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, सिंस आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई या ई बाई आई। तो यहाँ पे ई नॉट और आई नॉट है, तो ई नॉट बाई आई नॉट का टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी एल इंटू ओमेगा। और ये टर्म किसका काम करेगा, रेसिस्टेंस का। और इस रेसिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं एक्सएल। क्या ले लेते हैं, एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस टर्म बिकम्स एक्सएल, एक्स सफिक्स एल। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, नाउ आई कैन राइट इंडक्टिव reactance which is the resistance offered by inductor, inductive reactance that is XL। ये क्या हो गया, L into omega, L into omega is 2 pi f, तो we can write it as simply XL को 2 pi FL। ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, बिकॉज ये भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जो यूनिट रेसिस्टेंस का है वही इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आई होप इतना सब समझ में आया आप लोगों को। अभी अगले पार्ट पे चलते हैं। जो अगला सर्किट है वो है हमारा कैपेसिटिव सर्किट। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, कैपेसिटिव सर्किट है। अब हमने वहां पे लिया था I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये एक कैपेसिटर है जो किससे कनेक्टेड है, एसी सोर्स से। और एसी सोर्स का ईएमएफ इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी कैन से C इज द कैपेसिटर, यहाँ पे C कैपेसिटर है, और वी हैव E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस वी विल टेक इट एज फर्स्ट। अब हमें कैपेसिटर का टर्म लाना है, और हमें पता है कि सिंस Q इज इक्वल्स टू CV, तो यहाँ पे V के जगह आ जाएगा E। और हमें ये पता है कि Q क्या होता है, इट इज CV, राइट। तो V के जगह सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज E। DC के लिए V हम लिखते हैं, AC के लिए E लिखते हैं, ईएमएफ इंड्यूस। एंड we can write it as Q is equals to C, E is R E naught sin omega t। और हमें चाहिए करंट, हमें क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट चाहिए। यहाँ रीजन लिख दो, सिंस E is equals to E naught sin omega t। तो हमें पता है सिंस करंट I is equals to dq by dt,
डी क्यू बाई डी टी, विच इज डी बाई डी टी ऑफ क्यू। और क्यू क्या है? क्यू जो है वो ये टर्म है, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी कैन राइट इट फर्दर एज, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, ओके, हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज क्यू? क्यू इज सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। और सी ई नॉट अभी कांस्टेंट है, हम इसको सीधा सीधा बाहर ले लेते हैं, सी ई नॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा टी एक क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। तो वी विल गेट सी ई नॉट ओमेगा इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया इसको, तो ये हमारा आई हो गया। अब ये पार्ट को हम फिर से कुछ एज्यूम कर ले, इस पार्ट को हम लिख लेते हैं ई आई नॉट। तो वापस से मैं लिख दूंगा कि लेट सी ई नॉट ओमेगा इज इक्वल्स टू आई नॉट, बिकॉज ये करंट का फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, और दिस टर्म बिकम आई नॉट, ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो गया? बॉक्स वाला पार्ट क्या हो गया? आई नॉट cos omega t, which we can write I is equals to I naught sine 90 minus theta, that is sine pi by 2, okay, ब्रैकेट हटा देते हैं, sin pi by 2 minus omega t, sin 90 minus theta is the cos theta। तो वापस हम देख रहे हैं कि करंट और ईएमएफ में कितने का फेज डिफरेंस हमें मिल रहा है? करंट is sin I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, या पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं इसलिए ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि मुझे इंटीग्रेशन ना करना पड़े, थोड़ा इजी हो जाता है। अनदर वे इंटीग्रेशन लिटिल बिट इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम देख रहे हैं कि करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाय 2 का। कितने का? पाई बाय 2 का। और यहाँ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? तो एज वी कैन से कि ईएमएफ अगर साइन का फंक्शन है, तो करंट जो है वो, करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है विद द फेज ऑफ पाई बाय 2। करंट ज्यादा है पाई बाय 2 से, राइट? यस, साइन 90 प्लस थीटा इज आल्सो कॉस थीटा, हम प्लस में भी लिख सकते हैं, एनीवे तब भी मालूम पड़ेगा कि लीड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इन कैपेसिटिव सर्किट, मतलब जिसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है, इन कैपेसिटिव सर्किट ईएमएफ, सॉरी, करंट लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 विद ईएमएफ, दैट वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, अब इसका भी एज वी वर सेड ऑलरेडी कि ये भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कैपेसिटिव सर्किट भी। तो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या टर्म हम लोग देते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैं यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख देता हूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव, सॉरी, कैपेसिटिव reactance. Capacitive reactance is the resistance offered by capacitor, resistance offered by capacitor। और इसको हम xc से रिप्रेजेंट करते हैं, c फॉर कैपेसिटर, x इज द नोटेशन। तो वी नो दिस पार्ट ऑलरेडी, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, दिस पार्ट वी कैन टेक, ये वाला पार्ट। तो सिंस सी ई नॉट ओमेगा इज इक्वल्स टू आई नॉट, तो रेसिस्टेंस चाहिए। तो वापस से हम बात करें, सिंस आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, तो यहाँ वी के जगह ई नॉट बाई आई नॉट का टर्म चाहिए। तो ई नॉट बाई आई नॉट देखें, तो ई नॉट का टर्म क्या है हमारा? ई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल्स टू, ई नॉट बाई आई नॉट किया तो इधर सी और ओमेगा लेके जाएंगे तो 1 बाई ओमेगा सी। सो आई विल टेक
ई नॉट बाई आई नॉट, यही हमारा क्या हो गया, एक्सी हो गया, और एक्सी क्या मिला, 1/ωc। दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फर्दर आई कैन राइट XC, that is the resistance offered by capacitor, is 1 upon omega C, which is 1 upon 2 pi FC। ये हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल गया। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc, विच इज 1 अपॉन 2 पाई FC। और यहाँ इसका ये फेजर डायग्राम है, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा फेजर डायग्राम वगैरह के लिए, एक शॉर्टकट रूल बताऊंगा जिससे आप आसानी से यू कैन रिमेम्बर एंड यू कैन से कॉन्फिडेंटली कि हाँ यही होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने देखा कि कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है बाई फेज ऑफ π/2 विद ईएमएफ। तो ईएमएफ, अगर ये हमारा ईएमएफ का एक्सिस है, ईएमएफ है, तो करंट इससे लीड कर रहा है कितना, π/2, 90 डिग्री की, π/2, तो ये करंट का हो गया। तो ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, याद रखना है। तो XC क्या है, XC क्या है, इट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड व्हाट विल बी यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वापस रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर है, तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम, वही सेम इसका यूनिट होगा, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series, that is LCR series circuit। ये क्या है, LCR series circuit in series। तो हमने क्या ले लिया, एक इंडक्टर ले लिया, कैपेसिटर ले लिया, रेसिस्टर ले लिया, और अभी तीनों के बारे में इंडिविजुअली हमने पढ़ा है। तो इंडक्टर का जो ईएमएफ है वो, ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर का ईएमएफ जो है वो ईएल है, ये पार्ट ईएल है, और ये पार्ट ईसी है, और सॉरी, ये पार्ट ईसी है, और ये पार्ट हमारा ई आर है, या सिंपली ई है। तो यहां हम देखें, करंट एंड ईएमएफ दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है इंडक्टिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट में भी डिफरेंस π/2 है, बट एक में करंट लीड करता है और एक में करंट लैग करता है। और रेसिस्टेंस में दोनों के फेजेस सेम हैं, दोनों के फेजेस सेम है। तो हम अभी फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कशन करें, अगर ये फेजर डायग्राम है। अच्छा, मैं और कुछ बताने से पहले एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं कि कैसे याद रखने का तीनों के फेज डिफरेंसेस। तो आई विल से अबाउट द लार्क फॉर करंट, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, लार्क फॉर करंट। अच्छा, लार्क फॉर करंट, अब इसका क्या करना है, अब बहुत सिंपल सा चीज है कि हमें एल फॉर इंडक्टर है, ये जो सफिक्स ए लगा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, या एल ए का लार्क इंडक्टर, नहीं, कोई कोई मीनिंग नहीं है, दैट वी कैन से। तो मैं इसको एल आर सी ऐसे तीन पार्ट में लिखता हूं, और मैं इनको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता हूं, इनको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया, और ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो r कहाँ है, इसके ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है, 0 0। ओरिजिन पे क्या मिलता है कोऑर्डिनेट, 0 0। मतलब रेसिस्टेंस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होंगे, 0 0 मतलब सेम फेज। और यहाँ मैंने लिखा है लार्क फॉर करंट, तो जो भी हम बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, करंट के लिए करेंगे। अगर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, इंडक्टर, तो ये किधर है, लेफ्ट में है। इस डायरेक्शन में जो भी हम वैल्यू लेते हैं वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब लैग, लैग। तो इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग बाय फेज ऑफ π/2, तो आई कैन से इन इंडक्टिव सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग
लैग, सॉरी, लैग बाय फेज ऑफ π/2 विद किसके साथ, करंट लैग कर रहा है किसके साथ, ईएमएफ के साथ, ईएमएफ। यही बेस्ड फेजर डायग्राम्स के लिए कंडीशंस याद रखने हैं। अब हम बात करें कैपेसिटर का, सी फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर के लिए हम लोग बोल सकते हैं सी फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कहाँ पे है, राइट साइड में। कैपेसिटर कहाँ पे है, राइट साइड में। तो राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन कैपेसिटिव सर्किट, इन कैपेसिटिव सर्किट क्या लीड करेगा, जो भी हम बात कर रहे हैं करंट के लिए बात कर रहे हैं, तो वी कैन से करंट क्या करता है, लीड करता है राइट साइड में, पॉजिटिव मतलब लीड, करंट लीड बाय फेज ऑफ π/2 किसके साथ, विद ईएमएफ। ये कंक्लूजन हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी यही जो है वो हम डायग्राम के लिए बात करें तो इंडक्टर में हमने क्या बताया, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है। तो अगर ये करंट है, ये एक्सिस है, तो किससे, ईएमएफ से। करंट लैग करता है विद द ईएमएफ, तो ईएमएफ ये +90 है और ये 0 है अगर एंगल के हिसाब से देखें। तो करंट लैग किया ना कितना, 90 डिग्री, राइट। और इसके लिए जब हम बात करें कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में हमने क्या देखा, करंट लीड बाय फेज ऑफ π/2। तो ये एंगल अगर हम कोऑर्डिनेट इसको पूरा ड्रॉ कर दे, तो अगर ये करंट है 0 पे है, तो ईएमएफ कितना है, -π/2। ये इधर का एंगल 90 माइनस होता है, तो -π/2। तो वही लिखा है हमने, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो हम लोग अगले टर्म पे जा सकते हैं इजिली, ठीक है। अब ये फेजर डायग्राम के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हमने तीनों का एक्सिस लिया है। सिंपली आई विल से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो जस्ट वी कैन टेक कि सपोज ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। और ये हमने करंट का एक्सिस ले लिया, आई का, एक्स पे आई हो गया, और ये ईएमएफ का एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस जो है ईएमएफ का एक्सिस हो गया। तो हमने क्या बताया, और ये ओरिजिन हो गया। तो हमने बताया कि रेसिस्टेंस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में रहेगा। तो ये रेसिस्टेंस के लिए ई आर भी हो गया हमारा, और आई तो है ही, आई जो ऑलरेडी है। और इंडक्टर की जब हम बात करें तो इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, तो ये इंडक्टर के लिए हो गया हमारा ईएल। ये क्या हो गया, ईएल हो गया, राइट। और कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करता है, तो ये हो गया ईसी। बट अगर हम लोग ध्यान दें तो एक्सएल ओमेगा एल है और एक्सी क्या है, 1/ω/c। एक्सएल ओमेगा एल है और एक्सी क्या है, 1/ω/c। तो फॉर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ओमेगा, अगर एल का कुछ वैल्यू फिक्स वैल्यू रखे और सी का कुछ वैल्यू रखे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सएल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सी सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो एक्सएल बड़ा होगा, एक्सी छोटा होगा। और हमें पता है E = IR, तो अगर रेसिस्टेंस बड़ा या छोटा होगा तो ईएमएफ भी बड़ा छोटा होगा। तो EL इज ग्रेटर देन EC, EL इज ग्रेटर देन EC। तो नाउ आई कैन से कि दोनों अपोजिट में है। ये y एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू है और ये y एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू है। ये वैल्यू हमेशा EC छोटा होगा एज कंपेयर टू EL। तो EL इज ऑलवेज ग्रेटर देन EC, बट डायरेक्शंस इनके अपोजिट है। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो सपोज ये मिल गया, और ये रिजल्टेंट हो गया हमारा क्या, EL - EC। कितना हो गया, EL - EC।
और ये टर्म ऑलरेडी हमारा ई आर है, तो मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट ईएमएफ है दैट इज ई। तो इसका अगर हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि ये फाई एंगल है, दिस एंगल आई विल टेक फाई, फाई, तो ये टर्म हमारा, ये वाला क्या हो गया, ई एल माइनस ई सी, और ये वाला टर्म हो गया ई आर, दिस टर्म इज ऑफ कोर्स ई आर, ये ई आर हो गया, और ये है ई, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी आई कैन से in triangle OAB according to Pythagoras theorem, E square is equals to ER square plus EL minus EC to the whole square. But EMF के टर्म में हमें पता है ER क्या होगा, I into R, EC क्या होगा, I into XC, and EL क्या होगा, that will be I into XL, I into XL, क्योंकि ये तीनों इसके रेसिस्टेंसेस हैं, ये तीनों रेसिस्टेंसेस, आई विल से कि ये रेसिस्टेंसेस हैं, ये तीनों रेसिस्टेंसेस। तो ओके, एनीवे, तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे डाल दें, और ये सर्किट कौन सा हमारा, दिस इज एलसीआर सीरीज सर्किट, यहाँ वर्ड यूज किया हमने सीरीज सर्किट, तो सीरीज में करंट रिमेन्स सेम, सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम, तो जो करंट आई होगा वो सब जगह करंट आई होगा, तो करंट रिमेन्स सेम, और यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यूज, ऑल थ्री वैल्यूज जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, नाउ विल गेट ई square is equals to ER is I into R to the whole square plus EL is I into XL minus I into XC, राइट, और इसका होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू Z, नाउ आई एम यूजिंग द टर्म Z, Z इज द इम्पिडेंस, Z क्या है, इम्पिडेंस है, तो I इंटू Z विल बी, I कॉमन ले ले सब में से, I स्क्वायर, यहां भी Z स्क्वायर हो जाएगा, I square, this become R square plus you will get XL minus XC to the whole square. Now I square get cancel, तो आपको मिला Z square is equals to R square plus XL minus XC to the whole square, XL minus XC to the whole square. तो ultimately what will Z क्या होगा, it will be root of R square plus XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर, ये हमारा नेट रेसिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट मिल गया, और Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस, Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस क्या है, इट इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सीरीज सर्किट, इम्पिडेंस क्या है, इट इज द नेट रेसिस्टेंस offered by net resistance offered by LCR सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, ये टर्म हो गया, तो ये Z मिल गया, राइट। अच्छा, यहां से हम लोग tan फाई निकाल सकते हैं, ये जो डायग्राम बनाया ना हमने, दिस वन, ये डायग्राम, दिस वन, दिस डायग्राम, अब यही फेजर डायग्राम ऑलरेडी हमने दूसरे जगह पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये टर्म, दिस इज एंगल फाई, मैंने शायद वहां पे फाई, हाँ मैंने भी फाई लिया, ये आर है, ये रेसिस्टेंस इसका क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, तो अगर मुझे फेज एंगल चाहिए, एंगल चाहिए फेज एंगल, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से फेज एंगल क्या हो जाएगा, तो फेज एंगल हम हमेशा tan लेते हैं, तो फेज एंगल इनका मिलेगा tan फाई, tan फाई, tan फाई क्या मिलेगा इस ट्रायंगल में, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इट विल बी एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, इट इज
XL minus XC by R. This become the phase angle. तो ये LCR सीरीज सर्किट हो गया। ठीक है, आपको मेनली ये वाला पार्ट याद रखना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, तीनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस, बिकॉज L इंडक्टर, C कैपेसिटर, R रेसिस्टर आर इन सीरीज, तो सीरीज में उनका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी Z, एंड Z क्या है, Z इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू द होल स्क्वायर। तो ये हमारा LCR सीरीज सर्किट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, दैट इज द पावर इन AC सर्किट। पावर इन AC सर्किट, पहला इसमें एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेसिस्टर, मतलब वापस से ये रेसिस्टिव सर्किट दिया है, ये रेसिस्टर है और ये AC सर्किट के साथ में कनेक्टेड है, ये R है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे EMF जो है दैट इज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और हमें पता है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फाइन, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट और रेसिस्टेंस दोनों पता है, फिर हमें पता है कि पावर क्या होता है, सिंस पावर इज VI, बट यहाँ पे VI के जगह क्या आएगा, EI। VI के जगह क्या आएगा, EI। EI क्यों आएगा, बिकॉज EI क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे EMF है नॉट वोल्टेज। सो पावर इन AC सर्किट, एवरेज पावर का तो हम देखेंगे बाद में, बट पहले पावर का देख लें। तो सिंस पावर इज EI, तो यहाँ E इज E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I इज I नॉट साइन ओमेगा टी। सो इट बिकम्स E नॉट I नॉट साइन इंटू साइन, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज P, ये पावर हो गया। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 से, ये पावर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज पावर। क्या चाहिए, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का एक फार्मूला है। अच्छा, फार्मूला क्या है वो मैं बता दूं कि ये एक साइकिल है, एक साइकिल जब भी कंप्लीट होता है तो टाइम का जो एक्सिस है वो टाइम पीरियड T हो जाता है, टाइम पीरियड बिकम्स T। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल हमें एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल लेना है, तो 0 to T, ये कंसिडरेशन हमें टाइम का देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज पावर चाहिए, तो व्हाट इज द पावर, अब ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे मुझे क्या प्रोसीड करना है वो बहुत जल्दी समझेगा आपको। तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर मैं यहाँ पे वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ हमने लिखा है पावर इज EI ना, तो वर्क डन या पावर क्या होगा, सॉरी, आई हैव टू फाइंड आउट एनर्जी, तो W which is the energy, it will be power into time, energy will be power into time। ये चीज आपको ध्यान देना है, दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। अब एवरेज पावर चाहिए, तो टोटल वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल अपॉन टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अगेन आई विल रिपीट, एवरेज पावर अगर चाहिए तो इट विल बी वर्क डन, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो एवरेज पावर क्या होगा, इट विल बी वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल अपॉन टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई कैन से सिंस एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल्स टू वर्क डन for work done in one cycle, work done in one cycle, one cycle upon time for one cycle, time for one cycle, this is very important, one cycle। अब ये कहां से आया वो मैंने बता दिया कि वर्क डन
पावर क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन फॉर वन साइकिल अपॉन टाइम फॉर वन साइकिल, दैट विल बी एवरेज पावर। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, सो वी कैन से इट विल बी पावर इनटू टाइम, right, for one complete cycle. Just we can write work done is power into time upon time, upon time. तो यहाँ पे instead of this one only power into time, I can write के average power will be integration from 0 to t of p dt, because this become the work done. Work done in one complete cycle, that is P into dt will do P into dt. dw क्या होगा? It will be P into dt, right? And w will be integration of dw, which is integration of P dt, right? And time is from 0 to t for one complete cycle, 0 to t, 0 to t. So this become the work done. यही सेम टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t of p dt, it becomes work done in one cycle. Upon time for one cycle is integration of, we can write integration of dt from 0 to t, which we have to write ultimately as t. Time for one cycle is t. Ultimately, इसका integration we will get the same as capital T. So now we can write it as, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, integration from 0 to t of p dt. But what is p? p ये term है. p is e naught I naught sin square omega t into dt, this वाला dt, right? Upon what, integration of dt becomes t and limit is from 0 to t, which will be ultimately t. अब मैं यहाँ पे ये टर्म मेंशन कर देता हूँ कि सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t of t is, sorry, dt, what I'm doing, 0 to t of dt is t. So this become, अब ये इंटीग्रेशन है, ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन नीचे मिला है t. अब फिर से ये आपको एक रिजल्ट याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी from 0 to t is t by 2. अब मैं पूरा इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, जबकि आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर करके हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, t बाई 2, दैट वी हैव टू रिमेंबर. तो हमें मिला ऊपर वाला पार्ट E naught I naught into this entire part we get t by 2 upon ये वाला t. So t cancel, we are getting E naught I naught by 2, ये p average power, which we can write p average is equals to E naught by root 2 into I naught by root 2. So this term is ERMS and this is IRMS. तो P average हमें मिला, P average is equals to ERMS into IRMS. This is the true power. This is also called as the true power, average power of an AC circuit with resistor. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट जो है दैट इज सिंपल. ओके, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस हमने बता दिया. अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर. अभी क्या था,
average power associated with the resistor. Now we have with an inductor, इंडक्टर के साथ में। तो अब इंडक्टर है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इंडक्टर और इंडक्टर में करंट एंड ईएमएफ दे डिफर बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। तो वी आर एज्यूमिंग कि ईएमएफ, हम लोग ईएमएफ एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस बिकम द इक्वेशन 1। और दूसरा जो करंट है वो डिफर है बाय द फेज ऑफ पाई बाय 2, सो इट इज आई नॉट साइन omega t minus pi by 2. This we are taking as equation number 2. And we know power. What is power? General और instantaneous power जो हमने P निकाला है, एवरेज पावर नहीं, instantaneous power। तो since P is equals to EI, so according to that, now it is the instantaneous power. E is ई का ये टर्म है, दोनों इक्वेशंस के वैल्यू हम डाल दें, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट। तो ये टर्म हो गया ई नॉट आई नॉट, दिस बिकम साइन ओमेगा टी इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा। तो ये टर्म हमें मिल जाएगा, जस्ट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस वन, साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा, बट ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो माइनस कॉस, तो माइनस का मैं, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। सो दिस बिकम माइनस ई नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। ये जो माइनस था वो मैंने पहले ले लिया, अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये P हो गया, P बिकम्स माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिल जाएगा, मैंने फिर से वही टर्म लिखा, यहां हमें मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू, ओके, हाँ सिंप्लीफाई क्या करना था, 1/2, जस्ट मोमेंट, ओके, माइनस ई नॉट इंटू आई नॉट, ओके। सो जस्ट वी कैन राइट इट, इसमें हम 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दें, तो 2 ई नॉट, या रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें पावर मिल गया, लेकिन हमें एवरेज पावर चाहिए। तो वी नो सिंस एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ डी टी, या सिंपली 1/t। तो इसको उस फॉर्मेट में न्यूमरेटर को लिखेंगे तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, पी एवरेज विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ पी का वैल्यू ये वाला एंटायरली, सो माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन, सॉरी, अपॉन ये नीचे का टर्म टी हो जाएगा, तो सीधा सीधा मैं इसको टी लिख देता हूं। तो यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टी, इतना हमने बाहर ले लिया, और ऊपर क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट, इंटू डी टी। तो अब ये टर्म क्या होने वाला है, दिस टर्म, इसमें हम 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दे, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2t, एंड यहां इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट, इंटू डी टी। अब ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा. सो इट बिकम्स minus E naught I naught by 2t, and this become integration from 0 to t of sine 2 omega t dt. अब हमें ये पता है एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 omega t into dt from 0 to t is becoming, sorry, this is becoming 0. ये 0 होता है. ठीक है, साइन 2 थीटा. तो दिस एंटायर पार्ट बिकम 0, तो P एवरेज बिकम्स 0. ये हमें P एवरेज क्या मिल गया, एवरेज पावर बिकम्स 0. राइट. ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, बिकॉज रिजल्ट याद नहीं रखेंगे तो फिर से आधे पेज का एक डेरिवेशन करना पड़ेगा जिसमें हमें ये इंटीग्रेशन प्रूफ करना पड़ेगा. तो नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टर्म. अब वो आएगा एवरेज पावर ऑफ एन इंडक्टर. हालांकि इंडक्टर का मैं कैपेसिटर का मैं बताना नहीं चाहता था बिकॉज सेम प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें भी फेज डिफरेंस हमारा पाई बाय 2 आता है. तो जस्ट आई हैव रिटन कि इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग करंट एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन 1 से I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और EMF जो है इसको 2 एज्यूम कर लेते, और EMF जो है वो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है. तो ठीक है, मैं लिख देता हूं. तो EMF वी हैव ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो मिला I वो मिल गया साइन 90 प्लस थीटा इज द कॉस थीटा, सो इट बिकम्स आई नॉट कॉस ओमेगा टी. अब तो ये ज्यादा आसान हो गया. तो इसमें भी सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो. तो इंस्टेंटेनियस पावर सिंस पावर इज ई आई, तो E इज ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज आई नॉट साइन ओमेगा टी. राइट. तो ये है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी. राइट. साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सॉरी 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 सॉरी, आई मेड दिस मिस्टेक. यहाँ पे साइन की जगह कॉस है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी. तो ई नॉट आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी. ये इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया. क्या मिल गया हमें, इंस्टेंटेनियस पावर. तो एवरेज पावर हमें पता है सिंस पी एवरेज इज इक्वल्स टू integration from 0 to t of pdt upon integration of dt from 0 to t. या हम सीधा सीधा इसको t लिख दें, एक ही मतलब है. तो ये टर्म ऊपर का हो गया, p का वैल्यू डाल दें, तो p एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p ऑफ p is e naught I naught sin omega t into cos omega t into dt अपॉन, ये टर्म सीधा t हो गया, तो आई विल राइट t. सो ऊपर का टर्म का अभी क्या करें, e नॉट आई नॉट कांस्टेंट है अपॉन t बाहर हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी. अब वापस इसमें हम 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दें, तो इट विल बी, इसी स्टेप में कर दें या अगले स्टेप में कर दें, तो ई नॉट आई नॉट बाई टी एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ 1 बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी. और ये जो पार्ट है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. तो अगेन, और ये हाफ हम लोग बाहर ले लेते, सो ई नॉट आई नॉट बाई 2t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन 2 ओमेगा t इंटू डी टी. और हमने बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले
कि रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ साइन 2 पाई सॉरी 2 टू ओमेगा टी इंटू डी टी बिकम्स 0। तो ये 0 होता है, तो वापस एंटायर पार्ट क्या हो जाएगा 0। सो पी एवरेज क्या हो गया, पी एवरेज बिकम्स 0। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए भी एवरेज पावर क्या होगा 0 होगा, और कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी एवरेज पावर क्या होगा 0 होगा। अब हम एक जनरल फार्मूला पढ़ते हैं कि एवरेज पावर एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए क्या होगा। एलसीआर नहीं, मतलब जिसमें हाँ तीनों, जिसमें तीनों जिसमें तीनों तो उसका क्या होगा एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। तो हमें तीनों का पावर चाहिए, तो मान लेते हैं कि तीनों में जो ईएमएफ हमने ईएमएफ सोर्स अप्लाई किया है वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट E बिकम्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रोसीजर सबका सेम है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा हमने एज्यूम कर लिया कि लेट रिजल्टेंट फेज एंगल इज फाई, जो करंट का फेज एंगल है वो फाई है। तो ये भी एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये एंगल। तो फेज यहाँ पे क्या है फाई, फाई इज द फेज एंगल, फाई इज द फेज एंगल। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकाले, पहले पहले हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो सिंस इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज P इज इक्वल्स टू ई आई, तो यहाँ पे हमें सब कुछ पता है। P इज ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। This I will do. Okay. प्लस माइनस फाइव, इट इज प्लस माइनस फाइव। ओके, तो यहां देखें हम लोग ई नॉट आई नॉट हमने एक साथ ले लिया इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। राइट, अब हम इसको एक्सपांड कर देंगे, तो ये हमारा P हो गया। सो फर्दर वी कैन राइट P इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एक पार्ट में इंटू साइन ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी है तो साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी मतलब कॉस फाइव प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए इज ओमेगा टी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस माइनस डाल देते हैं, कॉस ए साइन बी, तो साइन बी बिकम्स साइन फाइव। ये पार्ट हो गया। अब साइन ओमेगा टी का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, सो पी विल बी ई नॉट आई नॉट, इसको एज इट इज हम बाहर रखते हैं, और साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में। तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बिकम साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस वापस से साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी रहेगा, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ये टर्म्स बचे। फर्दर व्हाट विल डू, अब यहीं पे छोड़ दें या फिर हाँ यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर हमें पता है कि सिंस एवरेज पावर पी एवरेज क्या होता है, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ डी टी विच बिकम्स टी। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन हम एंटायर पार्ट को रख दें। सो
p के जगह ये वैल्यू है, सो p के जगह पूरा एंटायर वैल्यू डाल दे ई नॉट। अच्छा, इंटीग्रेशन भी है फ्रॉम 0 to t ऑफ p dt। अब p का पूरा वैल्यू ई नॉट आई नॉट इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस, इसको हम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव इंटू साइन फाइव इंटू डी टी इंटू सॉरी डी टी इंटू डी टी, ये टर्म हो गया अपॉन, नीचे हम कैपिटल टी खत्म कर लेते हैं, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी के लिए अब इतना लंबा लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे आगे से, वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ, अच्छा, ई नॉट आई नॉट का भी टर्म हम बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई टी। और यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला इंटीग्रेशन, दो पार्ट में होने वाला है, तो दो पार्ट में हम लिख देते इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव इंटू डी टी, ओके, देन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी 0 to t ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, राइट, इंटू डी टी, ब्रैकेट क्लोज। दोनों का अलग अलग हमने इंटीग्रेशन कर लिया। तो हमने बताया था, हमने दो रिजल्ट लिखे थे, दो रिजल्ट ये था कि पहला था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t इंटू डी टी इज t/2, एक रिजल्ट ये था। और दूसरा रिजल्ट हमें मिला था, दूसरा रिजल्ट हमें मिला था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी इज 0, कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी इज 0। तो ये दो रिजल्ट हमें मिले थे, इन्हीं दोनों रिजल्ट का यूज हम यहाँ पे कर लें। तो अब दोनों को अलग अलग मैं इंटीग्रेट करूं, तो एक टर्म तो हमें मिल गया ई नॉट आई नॉट बाई टी, और ये पार्ट का इंटीग्रेशन अगर मैं फिर से एक स्टेप बाहर ले लूं, तो यहाँ cos फाइव में बाहर ले लूं, cos फाइव इस टर्म को cos फाइव बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अब ये पार्ट में साइन फाइव हमारा बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ, यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर ले, तो हाफ का 2 यहाँ आ गया, और 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये टर्म क्या हो गया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं, ओमेगा टी है, थोड़ा विजिबिलिटी बराबर नहीं है, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, इसका इंटीग्रेशन t/2 है, और इसका इंटीग्रेशन 0 है। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू कॉस फाइव, और इसका इंटीग्रेशन t/2, t/2, ओके, प्लस माइनस, ये ब्रैकेट नहीं क्लोज करना है, सॉरी, ब्रैकेट नहीं क्लोज करना है, प्लस माइनस साइन 5/2, साइन 5/2, और इनटू 0 करना है, बिकॉज ये पार्ट का इंटीग्रेशन 0 हो गया।
अब 0 इंटू एनी टर्म विल बी 0, इतना टर्म 0 हो गया। तो क्या मिला हमें? हमें मिला ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू कॉस फाई इंटू टी बाई टू। तो ये टी इस टी से कैंसिल, वी आर गेटिंग, हमें क्या मिला? पी एवरेज, पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई, और ये हमें मिल गया पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू। हम अर्लियर ऐसे कर चुके हैं, 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, इंटू कॉस फाइव, और ये टर्म हो गया हमारा पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई आर एम एस, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, cos phi. So this become the average power of LCR सीरीज सर्किट। अगर LCR सीरीज सर्किट में तीनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो जो पावर आएगा वो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया? एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, एंड कॉस फाइव इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। कॉस फाइव क्या है? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। ओके, मैं आगे लिख देता हूं, cos phi इज द पावर फैक्टर। तो ये एवरेज पावर या एपेरेंट पावर, एपेरेंट पावर को ही हम लोग एवरेज पावर बोलते हैं। एपेरेंट पावर इज द एवरेज पावर, इट इज सेम एज द एवरेज पावर, एंड ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इट इज द ट्रू पावर। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू पावर, राइट, ट्रू पावर। और cos phi दैट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो सिंपली वी कैन से तीनों में क्या रिलेशन है? एवरेज पावर या अपेरेंट पावर इज इक्वल्स टू ट्रू पावर इनटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos phi क्या हो जाएगा हमारा? cos phi विल बी एवरेज पावर अपॉन ट्रू पावर, पी ट्रू लिख देता हूं, ट्रू पावर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हमारा मिल गया, राइट। तो जो भी चाहिए वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज आई होप यहां तक आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, दैट इज द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज, रेजोनेंस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन कि जब, अगर मैं इसकी बात करूं एलसीआर सीरीज सर्किट की, तो एलसी ऑसिलेशन आप थ्योरी पार्ट में पढ़ोगे। एलसी ऑसिलेशन, जब एक सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर होगा तो उनमें ऑसिलेशन स्टार्ट होता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, तो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए क्या होने चाहिए? इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों साथ में होने चाहिए। तो रेजोनेंस क्या है? इट इज द, ऐसे हम लोग इन जनरल बात करें तो इट इज द स्पेशल केस जब किसी, अब मैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, कि जब कोई बॉडी है उसकी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, उसे हम लोग उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उसके ऊपर दूसरा कोई बॉडी है, तो अगर ये नीचे वाला बॉडी ऑसिलेट करेगा तो ये भी ऑसिलेट करेगा विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर ड्राइविंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी और दूसरे बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए, मैच कर जाए, तो बॉडी विल ऑसिलेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये जो स्पेशल कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस कंडीशन है। अब हमें सीरीज रेजोनेंट सर्किट, अब यहां पे देखना है कि करंट मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए। करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए। तो फॉर रेजोनेंस सर्किट हम लोग देखेंगे कि करंट मैक्सिमम या मिनिमम का टर्म चाहिए। तो ऑलरेडी इन एलसीआर सीरीज सर्किट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
इन एलसीआर सीरीज सर्किट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसका इम्पिडेंस, सिंस Z इज रूट ऑफ इम्पिडेंस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर, ये Z है, Z इज द इम्पिडेंस नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो ये हमें मिनिमम चाहिए, तो आई कैन से फॉर रेजोनेंस के लिए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, करंट शुड बी मैक्सिमम, करंट शुड बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा जब Z मिनिमम होगा, राइट। फॉर मैक्सिमम करंट Z should be minimum, for minimum Z, minimum impedance, minimum impedance, Z must be equals to R, Z कितना होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए, कब होगा, इंडिविजुअली कोई भी जीरो नहीं हो सकता, और हमें Z मिनिमम करना है, तो मिनिमम अगर इंडिविजुअली हम किसी को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन अगर Z R के बराबर हो जाए तो आई कैन से ये तभी होगा when XL is equals to XC, तो आई कैन से when XL is equals to XC, तो फॉर रेजोनेंस यही कंडीशन है कि when XL is equals to XC then Z is equals to R then current is maximum, क्योंकि हमने करंट क्या पढ़ाया, I is equals to E by Z, तो जब Z मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो I मस्ट बी मैक्सिमम, तो इस केस में हमें मिला XL is equals to XC, बट XL हमने पढ़ा है, XL is ओमेगा L और XC क्या है 1 बाई ओमेगा C, तो ओमेगा को इधर ला के रख दे तो ओमेगा स्क्वायर विल बी 1 बाई LC, so omega will be 1 by root of LC, but omega क्या होता है 2 pi f, 2 pi f होता है, तो I can write omega के जगह 2 pi f R, R for resonance frequency, it is 1 upon root of LC, so FR का टर्म क्या हुआ, it is 1 by 2 pi root of LC, ये हमारा कंडीशन हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ LC। अच्छा, यहां ये रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन द करंट, ये करंट का एक्सिस है, ये करंट का एक्सिस है, तो करंट शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इस पोजीशन पे, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो ऑलरेडी हम बता चुके कि रेजोनेंस कभी होगा व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ LC जो अभी हमने जस्ट निकाला। इम्पिडेंस इज मिनिमम Z, इम्पिडेंस क्या है Z, Z क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एंड द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, रेसिस्टिव क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें जब XL XC के बराबर हो गया, ये समझा देता हूं मैं, तो हमने पढ़ा है सिंस Z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर, तो XL माइनस XC, अगर XL XC के बराबर हो गया तो ये पूरा पार्ट तो जीरो हो गया ना, देन Z इज इक्वल्स टू R एट XL इज इक्वल्स टू XC, तो ये क्या हो गया, अब Z जो इम्पिडेंस नेट रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस के बराबर हो गया, तो इसमें कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट का कोई मायने नहीं रह गया, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंस क्या होगा, द LCR सीरीज सर्किट विल बी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, क्योंकि इट विल बिहेव एज द रेसिस्टर ओनली, एंड करंट हैज द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैंने बताया है कि I जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, एंड व्हेन अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड इट एक्सेप्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखें अगर डायग्राम में, तो ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू अलग अलग है, बट एट अ रेजोनेंस सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है,
जहां पे रेजोनेंस ऑकर होता है। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट फाइनली इट इज फेड बाय ओनली वन फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यही लास्ट दिया है। तो एक ही को एक्सेप्ट करता है एट रेजोनेंस, एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। किसको? एलसीआर सीरीज सर्किट, जिस पे रेजोनेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट, बिकॉज इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दिस पार्ट इज ओके। अभी नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन वी हैव, दैट इज द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों को कैसे रख रहे हैं? पैरेलल रख रहे हैं, पैरेलल। तो आपको बेसिक जो कंडीशंस है वो याद रहने चाहिए कि पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, बट करंट डिवाइड होता है। तो मान लेते हैं ये सर्किट है, यहाँ पे करंट आई है, यहाँ से जो करंट इंडक्टर के लिए जा रहा है वो आई एल है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहा है वो आई सी है। तो आई कैन से वन थिंग कि नेट करंट आई इज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, राइट। अब आईएल और आईसी की अगर मैं बात करूं, तो आईएल क्या होगा? आईएल मतलब करंट इन इंडक्टर। और इंडक्टिव सर्किट के लिए लार्ज फॉर करंट मैंने बताया वीडियो में पहले अभी, कि लार्ज फॉर करंट में अगर मैं बात करूं करंट का इंडक्टर में, तो इंडक्टर में करंट लैग करता है बाई फेज ऑफ पाई बाई टू, तो ये लैग कर रहा है माइनस पाई बाई टू। और कैपेसिटर में इट लीड बाई फेज ऑफ पाई बाई टू। तो करंट हम लोग लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट। तो आई नॉट का वैल्यू यहाँ क्या है? ई नॉट बाई एक्सएल है। हमने पढ़ा है ना, एक्सएल इज इक्वल टू ई नॉट बाई आई नॉट। तो आई नॉट क्या हो गया? ई नॉट बाई एक्सएल। ऐसे ये क्या हो गया? ई नॉट बाई एक्सएल। तो हमने बताया है यहाँ पे कि करंट इन पैरेलल क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। तो आई एल और आई सी ये जो वैल्यूज हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ। तो 1 और 2 को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, 1 और 2 को। अब यहाँ ई नॉट और ई नॉट ये कॉमन है, ई नॉट बाई एक्सएल, सॉरी ई नॉट कॉमन है, वो हम बाद में ले लेते हैं। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस 90 इज माइनस कॉस थीटा, और ये साइन 90 प्लस थीटा इज द कॉस थीटा। तो अब ई नॉट कॉस थीटा कॉमन है, ई नॉट कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, प्लस वाला टर्म पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में। तो 1 बाई एक्सएल एक्सी माइनस 1 बाई एक्सएल, राइट। ये हमारा आई हो गया, नेट करंट आई। तो आगे क्या मिला? आई इज इक्वल्स टू दिस टर्म एक्सएल। आपको पता है एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल, सॉरी ओमेगा इंटू एल, और एक्सी जो है वो 1 अपॉन ओमेगा सी है। तो यहाँ 1 बाई एक्सएल, 1 बाई एक्सएल क्या होगा? 1 बाई, यहाँ है 1 बाई एक्सएल का टर्म है ना, तो 1 बाई एक्सएल विल बी 1 बाई ओमेगा एल। 1 बाई एक्सएल के जगह क्या लिख दिया? 1 बाई ओमेगा एल। और 1 अपॉन एक्सी, 1 अपॉन एक्सी विल बी ओमेगा सी, ओमेगा सी। तो अब हमारे पास क्या हो गया? आई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ये टर्म। अब हम देखें ध्यान से इस पार्ट को, तो हमें रेजोनेंस का जो कंडीशन है, रेजोनेंस का जो कंडीशन है, रेजोनेंस में ये करंट का एक्सिस है, करंट, और यहाँ कॉस आ गया, ये कॉस है, ओमेगा टी माइनस दिस। तो करंट मैक्सिमम हमें करना है या मिनिमम करना है, तो कॉस का वैल्यू, करंट मैक्सिमम करना है, तो यहाँ कॉस है, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? कॉस जीरो इज मैक्सिमम। तो जब ये एंटायर पार्ट जीरो हो जाए, कॉस के साथ है ना, तो ये पार्ट अगर जीरो हुआ तो कॉस जीरो इज मैक्सिमम, तो ये मस्ट बी जीरो। सो ओमेगा सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल मस्ट बी जीरो। तो आई कैन से इन दिस केस ओमेगा सी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा एल, सॉरी ओमेगा
एल। तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by LC. So again we are getting omega will be 1 by root of LC. So omega is 2 pi FR, R for resonance frequency, it is 1 upon root of LC. So FR का टर्म क्या हुआ, FR मिला 1 upon 2 pi root of LC. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला आएगा, चाहे वो सीरीज सर्किट हो या फिर पैरेलल। ठीक है, फॉर्मूला सेम आया। अब यहां पे देखें कैरेक्टरिस्टिक, तो हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का, तो यहां भी कंडीशन हमें वही मिल रहा है कि रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC। रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम आया 1 by 2 pi root of LC। एंड इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, वहां पे इंपेडेंस मिनिमम था, करंट इज मिनिमम व्हेन अ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि यहाँ करंट का वैल्यू अलग अलग है, एक मिनिमम करंट है जिसपे फ्रीक्वेंसी क्या हुई, हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट, बिकॉज सिर्फ एक करंट को एक्सेप्ट किया है, बाकी सबको रिजेक्ट किया है। सो इट इज कॉल्ड द रिजेक्टर सर्किट। सो फाइनली ये चैप्टर हमने सारे पॉइंट्स जो है, सारे टॉपिक्स जो है हमने इस चैप्टर के इंक्लूड किए इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक को लेके वापस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।